अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 2-3 चीज़ों पे आपसे बात करनी है और कुछ इनसाइट्स, कुछ खबरें आप तक पहुँचानी है, शेयर करनी है आपसे, जो हमें ज़राए से पता चलती है और जो हम वेरीफ़ाई करके मेरी कोशिश यही होती है कि आप तक फ़ौरी तौर पे पहुँचाया जाए। अ, इंसिडेंट जो एसपी अदील अकबर साहब की मुबैना खुदकुशी का मामला है। आपको पता है कि ये एक बड़े ही ज़हीन, बासलाहियत नौजवान ऐसे कैसे मतलब उन्होंने खुदकुशी एक सुसाइड कमिट कर ली, ये जो है वो दिल मानने को तैयार नहीं है, ज़हन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, रजिस्टर ही नहीं हो पाती ये बात कि एक इंसान जो कि दिन तक जो है वो काफ़ी इंस्पेक्शंस, मॉनिटरिंग और जो तमाम जो ड्यूटीज़ हैं उसको सरअंजाम दे रहा हो, बावजूद इसके कि डेंगू इनका पॉजिटिव था और इन्होंने लीव्स के लिए भी अप्लाई किया। इनको लीव्स 3 दिन की इनको छुट्टी चाहिए थी। वो 3 दिन की छुट्टी इनको ग्रांट नहीं की गई। बहुत कुछ खुल के सामने आया है इनकी मुबैना खुदकुशी के इस पूरे इंसिडेंट के बाद। वो आप तक शेयर करेंगे और क्या कुछ बहुत डिटेल्स सामने रखी जा रही हैं। इनके थेरेपिस्ट ने जो अपैरेंटली इनका एक कोई थेरेपिस्ट भी नमूदार हो जाता है, उस थेरेपिस्ट की जानिब से सोशल मीडिया फोरम पर क्या कुछ इनकी डिटेल्स शेयर की गई हैं। वो तक भी आपके सामने रखेंगे और उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज़ जो कि आप शायद खुद भी अपना सर पकड़ के बैठ जाएँ कि इस मुल्क में जो हमें अलमिया नज़र आता है, इस मुल्क में जो वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब अब से 2 दिन पहले कह रहे थे कि हमने बड़े कमीशंस बनाए, हमने ऑफिसेज़ बनाए, लेकिन जब तक एक राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा, तब तक मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, ज़ाहिर है। और यही सबसे बड़ा अलमिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पेशावर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। 2 गवर्नर्स ने मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। गवर्नर पंजाब जनाब सरदार सलीम हैदर खान साहब ने और दूसरी तरफ उनके बैठे थे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, दोनों पीपल्स पार्टी के जो आईनी पोजीशंस पर फाइज 2 सूबों में जो गवर्नर्स हैं। अनयूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ज़ाहिर है आपको आम तौर पे इस तरह से नज़र नहीं आता कि दोनों इकट्ठे हंगामी बुनियादों पर पेशावर में और फिर कह रहे क्या हों। बड़ी इंटरेस्टिंग बात सलीम हैदर साहब ने की गवर्नर पंजाब ने। आपको पता है गवर्नर पंजाब के बीच में एक टिफ उनकी चली आ रही थी वज़ीर आला पंजाब के साथ तालीमी इदारों के उस मामले के हवाले से। फिर रेजिस्टेंस ज़रा शो करती है पीपल्स पार्टी भी बहुत सारे चीज़ों पे। ज़ाहिर है बहुत जल्दी जो है वो अप्रूवल हाँ में हाँ नहीं मिला थी। पीपल्स पार्टी अभी इनको टफ टाइम दे रही है। अ, आपको ये भी पता है कि वो टफ टाइम जो है वो वाक़ई में हकीकी मानों में टफ टाइम है या वैसे ही लोगों को सिर्फ़ एक लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए ये इस किस्म का रोला क्रिएट करते हैं। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो गवर्नर पंजाब ने कहा कि 3 पार्टीज़ में से 2 पार्टीज़ जब उन्होंने मिलना है तो फिर ही सिस्टम ने चलना है। ये 3 पार्टीज़ में से ठीक है समझ आती है। पीटीआई है, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है। तीसरी पार्टी तो अगर बीइंग पीटीआई वो तो ज़ाहिर है 2 पार्टीज़ को खटक रही है क्योंकि हमें तो सिस्टम इसी तरह से चलता हुआ नज़र आता था कि एक बारी आपकी, एक बारी इनकी। और उस 2 पार्टीज़ वाले चीज़ के बाद अब हमने देखा कि तीसरी पार्टी जो है वो आ गई है और वो जो तीसरी पार्टी है वो अल्लाह भला करे कि उसको सारे मतलब वो स्वीप कर जाती है। मैंडेट वो कहती है हमारा मेरा चोरी किया गया है और चोरीशुदा मैंडेट पे दूसरों को लाके मुसल्लत कर दिया गया है। सो वो पीटीआई जो है वो इस वक़्त पॉपुलैरिटी अपनी इंटैक्ट रखी हुई है। जेल जो लीडर है उसका उसका बानी वो इस वक़्त मोस्ट पॉपुलर लीडर है इन पाकिस्तान। अच्छा, अब ऐसे सिनेरियो में वो कहते हैं सलीम हैदर साहब के 2 पार्टीज़ ने मिलना है तो फिर ही सिस्टम ने चलना है। सो मैंने उनसे सवाल किया अपने इंटरव्यू में कि गवर्नर साहब आप ज़रा ये बताइए कि 3 पार्टीज़ से आपकी क्या मुराद है? वो कहते हैं जी 3 पार्टीज़ ये पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है और नेचुरली 2 पार्टीज़ ने मिलना था कि हुकूमत जो है वो हम तो वेट कर रहे थे कि भई पीटीआई की तरफ से कोई आती बात, लेकिन पीटीआई जो है वो नाराज़ होके बैठ गई। मैंने कहा नाराज़ जो है वो तो कहते हैं कि भई हमारा मैंडेट आपने सीटें उनसे ले ली हैं, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को आपने टेम्पर किया है किस तरह से। सो वो कहते हैं हम तो इंतज़ार कर रहे थे। सो 2 पार्टीज़ ने मिलना था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने तमाम तर इख्तिलाफ़ात के बावजूद। वो कहते हैं कि जी हमारे अलायंस मोहब्बत का अलायंस नहीं है, हमारा अलायंस मजबूरी का अलायंस है। अब ये क्या मजबूरी है कि जिसकी वजह से इस सिस्टम को भी चलाना है, पीपल्स पार्टी इस सिस्टम की गारंटर्स बनी हुई है और ये सिस्टम अवाम तक कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा है। अवाम की हालत ये है
कि हम जो बात कर रहे थे सब्जियों की कीमत, अशियाए खुर्दोनोश की कीमत हो, गुर्बत की सतह से अवाम जो है वो कितने परसेंट नीचे आ गए हों, महंगाई की सतह इस वक्त जिस उरूज पे नजर आ रही हो, आपके तमाम तर शोबे जो है वो बैठ गए हों, किसान आपके एहतजाज कर रहे हों, कोई शोबा आपका ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट्स लाने का जो ख्वाब था वो इन्वेस्टमेंट्स लाने का ख्वाब अब तक पूरा नहीं हुआ है, उसमें इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, जाहिर है इंस्टेबिलिटी इतना इस वक्त मुल्क में पीक पर है, लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सो आप ये कौन सा सिस्टम है जो आप मजबूरी के तहत चलाना चाहते हैं और आप इसके गारंटर्स बने, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो एक लेगेसी रही है, मतलब मोहतरमा और भुट्टोस की वो जो लेगेसी ऑफ रेजिस्टेंस थी, जमहूरियत की बात करते थे, आइन की बात करते थे, कानून की बात करते थे, वो सब वो कॉम्प्रोमाइज नजर आती है, वो लेगेसी अब रही नहीं, वो जो पॉलिसी ऑफ अब आप आपने जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर दी है, इसका आपको बड़ा, और सलीम हैदर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी नून लीग का वर्कर, पीपल्स पार्टी का वर्कर एक दूसरे को तस्लीम भी नहीं करता। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले नदीम अफजल चंद साहब की मैंने बात कोट की थी वीलॉग में भी, कि उन्होंने कहा हमारे जो लोग हैं, हमारा वर्कर जो है, सपोर्टर हमारा, वो हाथ नहीं मिलाता कि जी सलाम नहीं लेता हमसे कि आप नून लीग के साथ बैठे हुए हैं इस इत्तेहाद में। कहते हैं हम, और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के लाख कहे कि हम कैबिनेट में नहीं है, बट यू पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और अगर तो जो भी सीटें आएंगी इस गंद में से वो आपके ऊपर भी इक्वली आएंगी। अवाम जो है वो इस वक्त ब्लेम दोनों पार्टीज को करते हैं, वो सिर्फ नून लीग को ब्लेम नहीं करते कि जो अगर वो अवाम सफर कर रहे हैं, क्योंकि सोहेल आफरीदी साहब के भी हवाले से गवर्नर पंजाब कहते हैं जी मिलने दें लीडर से, अगर वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं मिलने दें, कौन सी कयामत आ जाएगी, कौन सा आसमान गिर पड़ेगा, कौन सी हमारी हुकूमत चली जानी है, क्या हो जा रहा है ऐसा। तो मैंने उनसे कहा कि नून लीग, तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि कैबिनेट ही इलीगल हो जाएगी अगर ये इमरान खान से मशवरा करके करेंगे, ऑल्दो ये बिल्कुल ही उनकी साउंड बात नहीं है लीगली। राना साहब जो ये कह रहे हैं कि जी कैबिनेट जो है वो इलीगल फॉर्म होगी अगर वो इमरान खान से मशवरा करके अपनी कैबिनेट तश्कील देते हैं, तो यहाँ तो पूरे मुल्क के एग्जीक्यूटिव के पूरे फैसले होते रहे हैं, पूरे मुल्क के फैसले आप हो रहे थे लंदन में बैठ के, कॉन्वेक जो है मियाँ साहब लंदन में बैठे थे, पूरी पूरी काबीना चली जाती थी लंदन में जाके मशवरा करती थी। सो ये दोनों चीजें जो है वो मद्देनजर रखनी होंगी। सो मैंने गवर्नर साहब से कहा कि अगर ये वो कहते फिर देखेंगे कि जी अगर ये चैलेंज हुआ किसी कोर्ट में, तो मैंने कहा आप फिर क्या ऐसे थॉट को जो राणा साहब बात कर रहे हैं, आप किसी ऐसी सोच को आप सपोर्ट करते हो? उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी कभी इस तरह की चीज को सपोर्ट नहीं करती। सो बहुत क्लियर था। और फिर मैंने ये भी कहा कि आप बिटवीन द लाइंस क्यों, ये दो पार्टीज ने मिलना है तो फ्री सिस्टम में चलना है, कोई पैगाम तो नहीं है नून लीग के लिए कि अब दूसरी पार्टी बदलने का वक्त आ गया, और शायद मुमकिन तौर पे पीपल्स पार्टी और पीटीआई, जो कि पीटीआई के लिए काबिल कबूल, इमरान खान के लिए नहीं होगा, ऑल्दो इमरान खान की पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में है, बिल्कुल मैं आपको वसूख से ये बात कह सकती हूँ, राब्ते में है, कोशिशें ये करते रहे कि कोई ना कोई तरीके से दो ये मिल के भी नून लीग को एक टफ टाइम दे सके, लेकिन इमरान खान साहब बहुत क्लियर है, बहुत उनकी एक मौकफ वाजे है कि वो इनके साथ नहीं मिलेंगे। ये जो इनकम्बेंट्स है जिन्होंने इनके मैंडेट चोरी करके जो बेनिफिशरीज थे इस वक्त पूरे इस निज़ाम के, इमरान खान साहब की पूरी सियासत जो है वो इसी एंटी स्टेटस को रही है, सो वो कभी इनके साथ नहीं मिलेंगे। और लिहाजा ये जो बात थी गवर्नर साहब ने कहा कि मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि आने वाले मुमकिन तौर पे एक पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद में भी नजर आ जाए, ये दो पार्टीज ये भी मिलकर आगे सिस्टम चलाने की बात कर ले, कोई बातचीत या कोई ऐसा इत्तेहाद। तो वो कहते हैं बिल्कुल बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, और डेडलॉक से तो चीजें आगे नहीं बढ़ती, तो डायलॉग से ही आगे बढ़ती हैं, तो बातचीत के दरवाजे, एक उन्होंने मुस्बत एक सिग्नल दिया, मुस्बत इशारा दिया कि एज एफ के पीपल्स पार्टी ये टेबल कर रही है, थ्रो कर रही है, और उन्होंने कहा हम पहले भी ये बात इनको इनके कोर्ट में बॉल जो है वो फेंक चुके थे, लेकिन पीटीआई ने आगे कान नहीं धरा। आपको पता है शेर अफजल मरवत साहब हो या दीगर हो, वो जेनुअनली एक एफर्ट कर रहे थे कि, और लतीफ खोसा साहब हो, एजाज एहसन साहब हो, ये सब आपस में मिल के ये चाहते थे कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल के कोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ आ जाए, बट इमरान खान साहब बड़े क्लियर थे। इसके साथ साथ ही हम आगे अब आपको बताते हैं कि ये तो मामला इन दोनों पार्टीज का था, लेट्स सी कि आगे मैं कुछ बात हो भी रही थी हनीफ अब्बासी साहब से भी मुतालिक, मैंने कहा पीपल्स पार्टी के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है गवर्नर साहब कि वो इस पूरे इत्तेहाद से खुद से एग्जिट कर जाए, क्योंकि आप इस इत्तेहाद में बिठाए भी गए हैं किसी और के कहने पर,
और आप निकल भी नहीं सकते। तो आपको पता है बयानात की हद तक तो ये बिल्कुल आके बरमला कहते हैं कि नहीं जी, हम बिल्कुल किसी भी वक़्त एग्ज़िट कर सकते हैं, हम ऑपोज़िशन बेंचेस पे जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के पास बहरहाल ये ऑप्शन एक्सरसाइज़ करने के लिए नहीं मौजूद है। वो कहते हैं ना, बराए मेहरबानी आपके नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। सो पीपल्स पार्टी लाख वो नंबर डायल करने की कोशिश करे जहाँ से वो एग्ज़िट करना चाहती है, वो नंबर जो है वो ऑफ है। अब आपको बताते हैं कि जी हुकूमत ने जो खामोश वारदात डाली है, प्रोस्क्राइब्ड उनको डिक्लेयर किया है टीएलपी को, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, लेकिन प्रोस्क्राइब डिक्लेयर करने में भी डिसॉल्व करने की कहीं बात नहीं आती। तहलील ये पार्टी जो है वो नहीं हो रही। ये जो है वो वफाकी काबीना ने आइन के आर्टिकल 17 के तहत तहरीक लब्बैक पर जो है वो पाबंदी लगाई है, और फिर फाइनल फैसले के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की बजाय उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के सेक्शन 11 के तहत पाबंदी लगा दी है। सो यानी सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने की बात जो है अब वो जाहिर है, वो कहा जा रहा है कि शायद कभी इंटेंशन ही नहीं रखती थी हुकूमत कोई भी रेफरेंस दायर करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में टीएलपी के हवाले से इसकी पाबंदी आयद करने के हवाले से। तो उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी एटीए के तहत, एटीए 1997 के सेक्शन 11 के तहत इन्होंने ये पाबंदी लगाई है। तो यानी ये इंटेंशंस बड़ी क्लियर नजर आती है हुकूमत की, ना डिसॉल्व करने की तरफ आई, कोई इंडिकेशन उस हवाले से नहीं है, और पाबंदी भी आपने रेफरेंस के थ्रू नहीं, आपने पाबंदी भी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आपने लगाई है। और ये बहुत शो कर देती है कि ये खामोश वारदात है। ज़ाहिर है, आपको पता है माज़ी में भी रियासतें हम जिस तरह बात करते आए कि कैसे-कैसे तौर पे सरेंडर करती हुई दिखाई दी हैं, सो अभी भी गुंजाइश कहीं न कहीं छोड़ ही रखी है। इनको आपने ना पाबंदी लगाने में कोई संजीदगी नज़र आ रही है, और ना ही डिसॉल्व करने की कोई इंटेंशन नज़र आती है। अब आते हैं आपको अदील अकबर साहब की बात बताते हैं, और फिर अदील अकबर साहब के बाद मैं आपको पीटीआई सोहेल आफरीदी के साथ क्या कुछ कर रही है, उस पर आपको बताते हैं, और सोहेल आफरीदी साहब की स्ट्रैटेजी क्या नज़र आ रही है। वो उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए, उसको आखिर में बात करते हैं। नौजवान एसपी अदील अकबर साहब, वेरी अनफॉर्चुनेट, 30s में था ये बंदा। खबर आती है कि जी सुबह अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा था, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग, सारा चीज़ बड़े नॉर्मल हालात में, पोस्ट भरी हुई है इस वक़्त सोशल मीडिया पे, और अचानक से फिर खबर आती है कि जी इन्होंने अपने आप को शूट कर दिया। आज मैं देख रही थी कि अपडेट्स थी कि इनके कोई कॉल ऑपरेटर जो है वो उसने बताया, जो उसका पर्सनल अकाउंट उसने बोला कि ड्राइवर और जो वो बंदा था वो ही सिर्फ गाड़ी में मौजूद थे दूसरी नशिस्त पे, और ये एक डबल केबिन, अपने सरकारी डबल केबिन में पीछे की नशिस्त पे बैठे हुए थे। एसपी अदील अकबर साहब, इन्होंने मैगजीन मांगी गन के हवाले से, गोलियां पूछी कि कितनी है, उसने कहा 50 गोलियां हैं, मैगजीन उनसे मांगी, मैगजीन उनको दी गई। अचानक से फिर आवाज़ आती है, और उसके बाद ये एक होटल के सामने, सीरीना होटल के सामने जो है बताया जा रहा है, इन्होंने अपने आप को गाड़ी में शूट कर लिया। एक खबर जो कल सामने आई वो ये थी कि इनके जो थेरेपिस्ट हैं, उन थेरेपिस्ट साहब ने, जो डॉक्टर साहब थे, वो इतने अक्लमंद थे कि उन्होंने इनकी पूरी डिटेल्स जो है वो सोशल मीडिया पे फेसबुक पोस्ट के तहत थ्रू जो है उन्होंने सामने रखी। अच्छा, उनकी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा। डॉक्टर हाफिज सुल्तान मोहम्मद साहब वो लिखते हैं कि जी एसपी इस्लामाबाद अदील अकबर कमिटेड सुसाइड टुडे। Indeed, a very sad news. Just last night, at this moment, he visited me and I counseled that he is at high risk and needs immediate admission to in PIMS private room. यानी कि वो कहते हैं कि हाई रिस्क पे है, मैंने इनको काउंसल किया, इस इंसिडेंट से एक दिन पहले ही ये मेरे पास आए, और मैंने इनसे इनको एडवाइस किया कि इनको फौरी तौर पे एडमिट हो जाना चाहिए पिम्स के एक प्राइवेट रूम में। वो नीचे गए डिसाइड करने के लिए, और रिटर्न बैक विद वाइफ दैट आई विल cover my depression at will in less than 24 hours. This sad event has happened. वो कहते हैं वो नीचे गए, अपनी बीवी के साथ उन्होंने मशवरा किया, और उसके बाद वो आके मुझे कहते हैं कि मैं अपने डिप्रेशन से जो है वो अपनी विल से ही मैं इससे निपटूंगा, और 24 घंटे के अंदर वो कहते हैं कि ये इंसिडेंट हो गया, उन्होंने अपनी यानी कि अपनी जान ले ली। मे हिज फैमिली बी ब्लेस्ड विद सब्र जमील, हिज वाइफ इज अ डॉक्टर एंड हैज अ वेरी यंग डॉटर ऑफ 3 years that he was loving. Last night I asked family to keep all weapons and blades away from him, but see the destiny. अच्छा, वो ये डॉक्टर हाफिज सुल्तान मोहम्मद साहब इतने कोई अक्लमंद इंसान है, और मैं आपको 2-3 जरा पहलू भी बताती हूँ जो मुझे सोर्सेस से जो चीज़ें पता चल रही हैं। वो ये लिखते हैं आके कि मैंने उनकी फैमिली को बोला था, एडवाइस किया था, बोला था खास तौर पे कि
तमाम जो वेपन्स हैं या ब्लेड्स हैं वो इनसे दूर रखिएगा। लेकिन देखें डेस्टिनी, बट सी द डेस्टिनी, he told me that he qualified CSS twice and had topped his batch. He had very hard postings recently, Quetta, Turbat, and now 10 days in Kashmir. But he said this depression is something not due to postings. It's beyond understanding and beyond description. अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि ये पोस्टिंग्स वगैरह के हवाले से नहीं था डिप्रेशन। ये एसपी अदील अकबर साहब अपने इस इंसिडेंट, अपने आप को मारने से पहले वो डॉक्टर साहब को बता गए थे। ये डॉक्टर हाफिज सुल्तान साहब जो हैं, इनको बता गए थे बादशाह सलामत को कि ये डिप्रेशन जो है इज समथिंग नॉट ड्यू टू पोस्टिंग्स। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पोस्टिंग्स यानी कि इनके कोई इंस्टीट्यूशन से मुतालिक आप इनके ऊपर कोई चार्जेस इस पे ना आयद किए जाए, क्योंकि वो उनको दिल का हाल बता चुके थे और वो इतने कोई ये रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब कि वो बता रहे हैं ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करके, ये गालिबन ये फेसबुक पोस्ट है जो कि पब्लिक की हुई थी इन्होंने, और इन्होंने ये पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि वो साहब जो है उनसे ब्लेड्स और मैंने कहा था वेपन्स दूर रखो, और ये डिप्रेशन में इन्होंने कहा मैं एट विल जो है वो डिप्रेशन से निमट जाऊंगा और ड्यू टू पोस्टिंग्स नहीं है, लेकिन ये जो डिप्रेशन है इट्स बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग एंड बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो समझा नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते और ना समझा सकते हैं। सो अब मैं आपको जरा बताती हूँ इसका दूसरा पहलू। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एसपी इंडस्ट्रियल एरिया जोन अदील अकबर साहब ने हाजी कैंप का दौरा किया था, ये उसी दिन इस इंसिडेंट से कुछ आवर्स पहले ड्यूटी पर मामूर अफसरान से मुलाकात की, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और ड्यूटी पर अलर्ट रहने की हिदायत जारी की। ये वो शख्स कह रहा है कि जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि वो अक्यूट डिप्रेशन में था, ना वो जो समझा सकता था और ना ही जो समझ सकता था। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया भर में जब ये डॉक्टर हाफिज सुल्तान की जो ये अजीम हरकत थी, जो इनकी जो डिटेल्स हैं वो शेयर करने की दुनिया भर के आगे, ये मैं पहलू सामने रखती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर हाफिज सुल्तान ये उनके हवाले से लोग क्या बता रहे हैं। द पर्सन ऑल्सो राइट्स कि इट इज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स फॉर ए साइकाइट्रिस्ट टू रिवील डिटेल्स ऑफ ए लास्ट कंसल्टेशन विद अदील। साइकाइट्रिस्ट साहब, उनके पर्सनल डॉक्टर आके उनकी लास्ट कंसल्टेशन की डिटेल्स पूरी दुनिया के आगे पब्लिक करके पहुंचा दें, लिख दें, पोस्ट कर दें फेसबुक पे, ये हमें क्या बता रहा है? अगर वो बताने की कोशिश करें कि एसपी साहब को कंसल्टेशन की ज़रूरत थी, उनको एक फ़ोकस की ज़रूरत थी, उनको एडमिट होने की ज़रूरत थी, तो उससे ज़्यादा तो मेरे ख़्याल से ये डॉक्टर हाफ़िज़ सुल्तान साहब की इस हरकत पे तो उनको फ़ौरी तौर पे पिम्स के ही प्राइवेट एक वार्ड में, रूम में एडमिट कर लेना चाहिए और उनका इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है कि जिनको इतनी भी तमीज़ नहीं है, जिनको इतनी भी एथिक्स या प्रोफ़ेशनल उनकी जो ड्यूटीज़ की रिक्वायरमेंट है, नॉट टू रिवील एनी पेशेंट्स पर्सनल डिटेल्स, उनको पहले तो वो समझाने की ज़रूरत है, उनके कुछ सेंस जो है वो उनके अंदर डालने की ज़रूरत है। दूसरा, एक अमेरिका के यूएस बेस्ड एक डॉक्टर है, डॉक्टर अहमद रेहान खान साहब, उनकी भी एक ट्वीट नज़र से गुज़री, उन्होंने कहा इट्स एब्सोल्युटली टेरेबल, इट्स अ क्राइम टू वायलेट पेशेंट्स प्राइवेसी इन वेस्टर्न कंट्रीज इवन आफ्टर डेथ। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ऐसी कुछ होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में डॉक्टर अहमद रेहान साहब आप कहते हैं कि क्राइम है वेस्टर्न ममालिक में पेशेंट की डिटेल्स, प्राइवेट डिटेल्स जो है वो प्राइवेसी वायलेट करना, रिवील करना। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ये क्राइम ही होता है, लेकिन पाकिस्तान में जो हकूक है वो क्राइम बना दिए गए हैं और जो क्राइम है उसको ऐसा नॉर्म बना दिया गया है कि जो क्राइम ही ना लगे। जो जुर्म है लोग सरजद कर रहे हैं और उनको सजाएं भी नहीं होती हैं, और जो हकूक जिनको मिलने चाहिए वही मेरे ख्याल से ऐसा क्राइम का दर्जा उसको दे दिया गया है कि अगर आप अपने हक, अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आपका सबसे बड़ा जुर्म है और आप उस पे ही अरेस्ट भी हो जाएंगे, उसी पर आप पे दहशतगर्दी के मुकदमात भी हो जाएंगे, उसी पर आपको मुल्क छोड़ने पर मजबूर भी कर दिया जाएगा, आपके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी, आपको मार दिया जाएगा, आपको उठा लिया जाएगा। जो कुछ भी आपके साथ होना है वो सिर्फ इस वजह से कि आप अगर अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप क्राइम करना चाहते हैं तो वो तो फिर इस किस्म की हरकत जो है वो पाकिस्तान में थोड़ी ना क्राइम क्राइम लगता है। एहसन इकबाल साहब मिनिस्टर है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, हाल देखिए प्रोफेसर साहब का व्यू जो है वो इमेजिन करें कि क्या नजर आता है। वो लिखते हैं कि बट इन माय व्यू दिस माइट हेल्प इन प्रिवेंटिंग एन अनदर इंसिडेंट लाइक दिस फ्रॉम हैपनिंग। एहसन इकबाल साहब को इसमें कहीं कोई खराबी नहीं नजर आती। वो कहते हैं मेरे व्यू में तो ये एक और इंसिडेंट से बचने के लिए मददगार साबित कर देगा। अच्छा, हम बात क्या करते थे, एहसन इकबाल साहब को
डिटेल्स, एक इंसान की प्राइवेट डिटेल्स शेयर करके वो उनको नॉर्मल लग रहा है, वो कह रहे हैं दूसरे को बचा लिया जा सकता है। एहसन इकबाल साहब को ये नज़र नहीं आया इस पूरे अरसे में कि जो सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ साहब जिनके सारे वो जो डॉट्स आप लिंक करें कि उनको उनके ऊपर पर्चे होते रहे, मुकदमात होते रहे, मुकदमात के बाद उनके मुल्क की ज़मीन तंग की गई उनके लिए, कैसे उनको ऊपर प्रेशर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे, उनके पीछे लोग पड़े रहे उनको उठाने के लिए, वो मुल्क से बाहर चले गए, दुबई तक अथॉरिटीज़ को वहाँ की भी हिलाया गया, झंझोड़ा गया कि इसको डिपोर्ट करो ताकि इसको पकड़ा जाए, इसके साथ बुरा तरीके का सलूक किया जाए। अब वो कीनिया गए, वो कीनिया में उनको बिलाखिर असैसिनेट कर दिया। हम पिटते रहे उस वक़्त से लेकर अब तक, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए, और सिर्फ़ इस वजह से भी कि ताकि दूसरे जर्नलिस्ट को बचाया जा सके। दूसरा कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हो। उसी दौरान हमें नज़र आता है इमरान रियाज़ हो, दीगर सहाफ़ी हो, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको उठाया गया, मारा गया, टॉर्चर किया गया, सब कुछ उनके साथ हुआ। हम किस लिए कर रहे थे एहसन इकबाल साहब? आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। आप इतना तो समझते हैं कि हम भी वो इंसिडेंट्स प्रिवेंट करना चाहते थे, और उसी की प्रिवेंशन के लिए हम चाहते थे कि कोई हमें बताया जाए, कोई हल निकाला जाए, हमें बताया जाए कि ये कौन सब कुछ करवा रहा है, कोई ठोस बुनियादों पे। लेकिन फिर हमें रियलाइज़ होता है कि आप लोग के बस में तो खैर कुछ है ही नहीं। एसपी अदील अकबर साहब की आज जो एक लीव एप्लीकेशन सामने आई है, उसमें वो 3 दिन की छुट्टियाँ माँग रहे थे। उनको डेंगी था, डेंगी पॉज़िटिव था। इनकी प्रमोशंस रुकी हुई थी। इनको जो है वो अच्छा इनके साथ सलूक नहीं हो रहा था इंस्टीट्यूशन में। ज़राए हमें बताते हैं कि इनकी प्रमोशन रोकी हुई थी, और ही वाज़ नॉट क्वाइट हैप्पी। 3 साल 4 साल की इनकी एक बेटी थी। एसपी साहब जो है मरहूम, वो बहुत अंडर प्रेशर थे, और 3 दिन की ये सिर्फ़ ऑफ माँगते थे। इनका डेंगू पॉज़िटिव था, मतलब आप इंसानियत देखें, उनको छुट्टी नहीं दी गई। सोहेल आफरीदी साहब के साथ क्या कुछ हो रहा है। सोहेल आफरीदी साहब के साथ अभी आपको पता है हार्डली कुछ उनको हफ्ता 10 दिन हुआ है ये चार्ज अस्यूम किए हुए। अभी गवर्नमेंट भी फॉर्म नहीं हुई है, कैबिनेट फॉर्मेशन नहीं हो सकी है। इमरान खान साहब से 2 दफ़ा वो मिल मुलाकात के लिए जाते हैं, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। राणा साहब की आज मेरे स्टेटमेंट नज़र से गुजरी, उन्होंने कहा सोमवार को उनको मुलाकात करने दे दी जाएगी। गॉड नोस उनको मुलाकात इवेंचुअली तो करने देनी है, लेकिन आप अब तक आपने मुलाकात नहीं करने दी। अब हो क्या रहा है इस दौरान, इस बंदे के हवाले से सोहेल आफरीदी के खिलाफ दूसरे क्या प्लॉट करेंगे? दूसरे जो है वो दूसरी सियासी जमातें, या आपको पता है वो हल्के जो बहुत एक्टिव होते हैं, वो क्या इनके खिलाफ कोई साजिश करेंगे? साजिश जो पीटीआई के अंदर से होना शुरू हो चुकी है सोहेल आफरीदी के खिलाफ। बताया जा रहा है, ज़राए बताते हैं, और हमसे तो खैर बहुत लोग ख़ाइफ़ भी है और बहुत लोग परेशान भी है कि मुझे कैसे डिटेल्स पता चल जाती हैं कोर कमेटी की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कोर कमेटी की मीटिंग्स है या पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स है, मुझे कैसे डिटेल्स पता चल जाती है? भई सोर्सेज़ होते हैं, सोर्सेज़ होते हैं। अच्छा जी, पता ये हमें चला कि सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से बहुत ही प्रेशर डाला जा रहा है पीटीआई के अंदर से। मैं नाम लेती हूँ गंडापुर साहब, ज़ाहिर है गंडापुर साहब खुश इस बात पे बिल्कुल नहीं है कि उनको हटा दिया गया। उनको ये बात पहले से ही असेस वो करते थे कि इमरान खान साहब ने बाहर निकलना है, उन्होंने तो पूरी पार्टी को फारिग कर देना है। इमरान खान जो है वो गंडापुर साहब तो पहले ही उनके सर-ए-फ़हरिस्त होते। बाहर निकलते तब भी फारिग करना था, अंदर ही बैठे-बैठे उन्होंने फारिग कर दिया। सो गंडापुर साहब हू स्टिल मैनेजेस टू एन्जॉय अ क्लाउट इन पीटीआई, उनका ग्रुप है बाकायदा तौर पे। गंडापुर साहब के हवाले से भी बताया जा रहा है, उनके भाई फैसल अमीन साहब और शेख वकास अकरम साहब के हवाले से ज़राए बता रहे हैं कि ये तीनों की तरफ से पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स, कोर कमेटी की मीटिंग्स में बड़े ऐसे मवाद शेयर किए जा रहे हैं, बड़े ऐसी बातें, मैसेजेस किए जा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब तक हमने क्या किया, ड्रोन चल गए, बहुत कुछ हुआ, अब तक हुकूमत कहाँ है, हुकूमत क्या कर रही है, मतलब ये पीटीआई के अंदर से आवाज़ें आ रही है। अभी तो ये बाहर तो ये आवाज़ें ग्रेजुअली ये बात ज़ोर पकड़ेगी कि जो गवर्नेंस के मामलात हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में डिलीवरेंस की मामलात है, वो सोहेल आफरीदी साहब के ऊपर प्रेशर आएगा। बट पीटीआई के अंदर से जो सोहेल आफरीदी साहब के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया है, ऑल्दो सोहेल आफरीदी साहब इज़ नॉट द सॉर्ट हू वुड टेक प्रेशर, लिहाजा सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि उनके ऊपर ये पीटीआई की मीटिंग्स में इंटरनली
अब ये चीज़ें एक बिल्डअप स्टार्ट हो रहा है। ये 3 लोगों का तो मैंने आपको नाम लिया है और ज़ाहिर है ये 3 सिर्फ नहीं है, इनके साथ और भी गंडापुर साहब का एक पूरा क्लाउड है जो कि ये अब इस चीज़ पे काम कर रहा है। सोहेल आफरीदी साहब को यानी कि एक टफ टाइम है। दूसरी तरफ सोहेल आफरीदी साहब है जो कि एक बहुत ही डिफरेंट येट डिफिकल्ट पाथ पे इस वक़्त नज़र आ रहे हैं। सोहेल आफरीदी साहब जिरगे वाले मोड पे चले गए हैं, मोबिलाइजेशन के मोड पे चले गए हैं। सोहेल आफरीदी साहब इज़ वेरी क्लियर, जो लोग उनसे मिल भी चुके हैं वो भी ये राय रखते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब को कोई और स्ट्रैटेजी नहीं उनके पास होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के दिए हुए डायरेक्टिव्स पे काम करने के लिए आए हैं। वो बंदा इतना सादा है, मतलब आपको पता है कि वो जिस तरह से एक मुतवस्सित तबके को रिप्रेजेंट करता है, वो शख्स आ गया है चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर और उसकी वो क्योंकि अवाम से ही आया है, वो लोगों से ही, वो वर्कर्स लेवल से ही आया है, वो स्टूडेंट फेडरेशन वाले उस लेवल से आया है। ही नोज हाउ टू मोबिलाइज पीपल, ही हैज कम फ्रॉम दैट सेगमेंट और उसको पता है कि किस तरह से लोगों को मोबिलाइज करना है। वो मोबिलाइजेशन वाली स्ट्रैटेजी पे जा रहा है। आपको पता है क्लियरली ये चीज़ जो है वो उन हलकों को पसंद नहीं है कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा इकदाम ना करे कि जिससे वो री एनर्जाइज हो, या उसमें जो इंडक्शंस का भी मामला आता है, नए नए लोग या ऐसे लोग अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने मांगते हैं तो बहुत थ्रेट्स का सामना करते हैं और क्लियरली उनको बताया जाता है कि हम नहीं चाहते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ री एनर्जाइज हो, दोबारा से री इन्विगरेट हो, दोबारा से चार्ज अप हो। सो कोई भी ऐसी ऐसा मूव, ऐसा एक्शन कि जिससे दोबारा से एक तहरीक इंसाफ जो है वो एकदम से चार्ज अप मोड में नजर आए, वो सारी चीज़ें रोकी जाएंगी, उनके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किया जाएगा। और सोहेल आफरीदी साहब इस वक्त नजर आ रहा है, आपको पता है चार सदा में एक ह्यूज क्राउड उन्होंने इकट्ठे किया, वो मास मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी पर हैं, वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं और अगर तो उन्होंने इसी स्ट्रैटेजी से खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा सूबे को अमन का गहवारा बना दिया। आपको पता है इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन जो बैक इन द डेज अभी कुछ रीसेंट टाइम्स तक जिस किस्म के हमें नौयत के हमें हादसात नजर आ रहे थे, दहशतगर्दी के वाकयात नजर आ रहे थे, उसमें बहरहाल ये लोग अब कहना शुरू हो चुके हैं कि उसमें कमी नजर आ रही है, उसमें उतनी शिद्दत नहीं है जितनी हमें कुछ रीसेंट डेज पहले तक हमें नजर आ रही थी। सो लिहाजा ये सोहेल आफरीदी साहब अगर तो केपी में अमन के क़याम को यकीनी बना देते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और अब वो मास मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी पे है। आपको पता है चार सदा के बाद खैबर, खैबर के बाद करक, वो लोगों के साथ इकट्ठे हो रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और वो इमरान खान की स्ट्रैटेजी पे चलेंगे। पर ये देखना ज़रूर होगा कि सोहेल आफरीदी की राह में अब कितनी मजीद ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि सोहेल आफरीदी इज जस्ट हेडेड इन वन डायरेक्शन, ही वांट्स टू मीट इमरान खान, ही वांट्स टू टेक डायरेक्टिव्स और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। लेकिन डायरेक्शंस उन्होंने किसी और से नहीं लेनी है, अनलाइक द लास्ट चीफ मिनिस्टर, डायरेक्शंस उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से लेनी है।